वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के अंतर्गत चैप्टर 11 क्षेत्रमिति को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति चैप्टर से आयत, वर्ग और त्रिभुज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो सभी डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग आयत, त्रिभुज और वर्ग डिस्कस किए थे। आज हम लोग घन से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले घन को समझना जरूरी है, तब इससे संबंधित जो सूत्र है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे तो सवाल आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए घन में क्या क्या समझना है आप लोगों को। तो देखिए ये एक घन है, ये क्या है, तो ये एक घन है। इसमें देखिए अगर पूछा जाए कि घन में किनारा कितना होता है, तो घन में कुल किनारों की संख्या, तो किनारा जो होगा वो 12 होगा और इसमें सतह जो होगा वो 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, किनारा पूछा जाए तो किनारा होगा कितना 12 और सतह पूछा जाए तो सतह हो जाएगा 6। लेकिन 6 का 6 सतह जो होगा सभी सतह वर्गाकार होगा। क्या होगा? वर्ग के आकार का होगा। क्लियर है? किनारा की संख्या 12, सतह की संख्या 6। इसी प्रकार अगर घनाभ में चलिएगा तो इसमें भी किनारा होगा 12, सतह होगा 6, लेकिन इसका जो 6 सतह होगा सभी सतह होगा आयताकार, यानी कि आयत के आकार का। क्लियर हो गया? दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। क्लियर? अब देखिए किनारा हो गया 12। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन घन के किनारों की संख्या को इंगित करता है, तो ऑप्शन में जब जहां 12 दिखेगा वहां टिक करना है। क्लियर? अगर सतह के बारे में पूछा जाए तो 6। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए हम लोग घन से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले घन में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? किनारों की संख्या और सतहों की संख्या। अब आ जाते हैं घन में आयतन। सबसे पहले तो घन का आयतन क्या होगा? तो आयतन हो जाएगा भुजा गुने भुजा गुने भुजा, या इसी को हम लोग भुजा के पावर 3 भी बोल सकते हैं। तो भुजा के पावर 3 याद रखिएगा। आयतन अगर पूछा जाए घन में तो भुजा के पावर 3, या इसी को हम लोग भुजा गुने भुजा बोल सकते हैं। ये हो गया घन के आयतन। अगर घन में आप लोगों से पूछा जाए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन होगा भुजा गुने भुजा, यानी भुजा के पावर 3। अगर आप लोगों से विकर्ण के बारे में पूछा जाए तो विकर्ण क्या हो जाएगा? तो विकर्ण हो जाएगा भुजा रूट 3। भुजा रूट 2 कहिएगा तो वर्ग में हो जाएगा, और भुजा रूट 3 कहिएगा तो घन का हो जाएगा। क्लियर? तो घन में आप लोगों को बस यही 3 फार्मूला याद रखना। इसी 3 पर सभी जो है सवाल बन जाएगा। पहला क्या याद रखिएगा? घन का आयतन। याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आयतन हो जाएगा भुजा के पावर 3, या भुजा गुने भुजा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, और विकर्ण बराबर भुजा रूट 3। भुजा रूट 2 कहिएगा तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, और भुजा रूट 3 कहिएगा तो घन का विकर्ण हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग चलते हैं घनाभ में। घनाभ में क्लियर हो गया कि 6 क्या होगा? किनारा होगा 6 और सतह होगा, किनारा होगा 12। किनारा कितना होगा? 12 और सतह होगा 6। किनारा होगा 12
और सतह हो जाएगा 6 और 6 का 6 सतह जो होगा सो क्या होगा, आयताकार होगा। क्लियर। अब आइए घन में आयतन। अगर आपको घनाभ में आयतन, घनाभ में आयतन क्या होगा, तो घनाभ में आयतन जो होगा वो होगा लंबाई, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ में आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर पूछा जाए कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे घन में बोले 6 गुने भुजा स्क्वायर, उसी प्रकार घनाभ में क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यही होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का विकर्ण, अब इसमें विकर्ण बराबर क्या होगा, तो विकर्ण बराबर होगा रूट अंडर, याद रखिएगा, विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यही हो गया घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ में आपको बस यही 3 फार्मूला याद रखना है, इसी पर आपको मेधा छात्रवृत्ति में जो भी सवाल है सब बन जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और अगर विकर्ण पूछा जाए तो विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं, वृत्त। अब तीसरा हम लोग वृत्त में देख लेते हैं। ये एक वृत्त है, बड़ा सा वृत्त बना देते हैं। ये क्या है, तो ये एक वृत्त है। अब देखिए वृत्त में पहले कुछ समझना है। इसमें क्या क्या आपको समझना है, तो देखिए बीच में जो बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे केंद्र बिंदु। क्या बोलेंगे, बीच में जो बिंदु जो होगा इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे केंद्र, यानी केंद्र बिंदु हो गया। अब देखिए केंद्र से अगर इस सर्किल को मिला देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग R से सूचित करते हैं, यानी इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, यानी कि रेडियस। अब देखिए त्रिज्या को दोनों साइड ऐसे करके मिला देंगे, इधर भी सर्किल से मिला देंगे, तो ये जो रेखा तैयार होगा इसको क्या बोलेंगे, तो इस रेखा को हम लोग व्यास या इसी को हम लोग जीवा भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ा जीवा व्यास ही होता है। क्लियर। अब इसको अगर जहां तहां कहीं से दोनों साइड मिला देंगे सर्किल में, तो ये क्या होगा, तो ये वाला होगा जीवा, ये व्यास नहीं होगा। तो यानी कि व्यास को हम लोग जीवा बोल सकते हैं, लेकिन जीवा को व्यास नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। केंद्र क्लियर हो गया, व्यास क्लियर हो गया, जीवा भी क्लियर हो गया। अब इसमें आता है परिधि। तो ये जो आपको व्हाइट वाला ये सर्किल जो दिख रहा है पूरा, ये सर्किल, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। सर्किल को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्लियर हो गया। बीच में जो बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, बिंदु को क्या बोलेंगे, इसको केंद्र बिंदु बोलेंगे। और दोनों साइड अगर मिला देंगे केंद्र से होते हुए, तब उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और व्यास जो है सबसे बड़ा जीवा होगा। और ऐसे करके कहीं से मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और केंद्र बिंदु से सिर्फ और सिर्फ केंद्र बिंदु से अगर सर्किल को मिलाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, जिसको R से सूचित किया जाता है, यानी कि रेडियस। और व्यास को D से सूचित किया जाता है, डायमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए यानी कि वृत्त में जो जो अब फार्मूला है उसको हम लोग समझ लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको मेधा छात्रवृत्ति के लिए जरूरी है, वही फार्मूला हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर वृत्त, वृत्त में सबसे पहले परिधि, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R। वृत्त का परिधि 2 पाई R।
अगर क्षेत्रफल देखिएगा तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर। व्यास देखिएगा तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर होगा 2r यानी कि त्रिज्या गुने 2, और त्रिज्या बराबर अगर लिखिएगा यहाँ पर तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बट्टे 2। क्या होगा, व्यास बट्टे 2। परिधि बराबर एक और फॉर्मूला होता है, या तो 2πr लिखिए या फिर इसको आप पाई डी भी लिख सकते हैं। जब व्यास दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट आप पाई डी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर मान लीजिए कि 2 वृत्त है, ऐसे करके एक वृत्त ये वाला हो गया और एक वृत्त ई वाला हो गया, देख लीजिए एक वृत्त ई वाला हो गया। क्लियर। ये 2 वृत्त है, ध्यान दीजिए। हाँ, ये 2 वृत्त है, तो यहाँ पर जो ये वाला जो होगा, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये वाला जो होगा, ये छोटा वृत्त के लिए क्या होगा, त्रिज्या, और ये वाला जो होगा वो ये होगा बड़ा वृत्त के लिए त्रिज्या। तो इसको हम लोग छोटा आर बोलेंगे और इसको हम लोग बड़ा आर बोलेंगे। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी ई वाला भाग का क्षेत्रफल 2 सकेंद्रीय वृत्त है, अगर उसके क्षेत्रफलों का अंतर पूछा जाए तो ये इसी वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये जो अभी हम कलर कर रहे हैं ये वाला भाग, इसी का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है कि पाई बड़ा आर स्क्वायर घट्टे पाई छोटा आर स्क्वायर, यानी पाई अगर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। यानी इसको हम लोग वलय का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए वृत्त में एक आएगा वृत्तखंड। क्या आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्यखंड देख लीजिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। और इसी में अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्तखंड वो हो गया त्रिज्यखंड का, और वृत्तखंड के लिए होता है पाई आर स्क्वायर घट्टे और ये वाला फार्मूला थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और अगर पूछा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया वलय का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई बड़ा आर स्क्वायर घट्टे पाई छोटा आर स्क्वायर। कॉमन करेंगे पाई यहाँ पर तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त में परिधि के लिए 2πr या पाई डी, क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, व्यास के लिए 2r, त्रिज्या के लिए व्यास बट्टे 2। क्लियर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को घन, घनाभ और वृत्त समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।